हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लिटरेरी थ्योरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट न्यू क्रिटिसिज्म के इंट्रोडक्शन पर एक वीडियो लेकर आया हूं। आई होप ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म का जो लीडर है वो टी.एस. इलियट को माना जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म का जो एरा है वो 1940 से 1960 के बीच में माना जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म को शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म क्रिटिक्स को न्यू अरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स भी कहा जाता है। इन्हें लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। लेमन स्क्वीजर मतलब नींबू को निचोड़ देने वाला स्कूल, यानी कि ये टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़कर उसमें से इनर मीनिंग्स को खोज कर निकाल देते थे, इसलिए इन्हें लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म से पहले ये वाले स्कूल चलते थे, या ये वाले जो क्रिटिसिज्म मेथड्स थे वो चलते थे। पहला था एक्सट्रिंसिक एनालिसिस, जिसके अंदर ऑथर की हिस्ट्री बायोग्राफी को देखा जाता था। फिर सेकंड था मॉरल या फिलोसफिकल स्कूल, जिसमें न्यू ह्यूमनिज्म काउंट होता है। इंप्रेशनिस्ट क्रिटिक्स, एक्सप्रेसिव स्कूल। तो जो न्यू क्रिटिक्स थे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि ऑथर की बायोग्राफी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका सोशल स्ट्रक्चर, उसकी फिलोसफी, इनमें से किसी को नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि ओनली टेक्स्ट और टेक्स्ट टेक्स्ट ही ऑटोनोमस है। इसलिए इसे द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट अलोन अप्रोच भी कहा जाता है। वो कहते थे कि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो तो केवल टेक्स्ट से ही मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि टेक्स्ट की अलग अलग एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आ रही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इसे उन्होंने नाम दिया था क्लोज रीडिंग, या इसे नाम दिया था एक्सप्लिकेशन। वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लोज रीडिंग करते हो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने नए मीनिंग आते जाते हैं। इसीलिए न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि जब आप किसी टेक्स्ट को इवेल्युएट करते हो, या जब किसी टेक्स्ट को आप रीड करते हो, तो आपको इंटेंशनल फैलेसी वगैरह से दूर रखना चाहिए। इलियट ने यह कहा था कि कोई भी पोइट जो है वो पोएम के अंदर अपनी पर्सनैलिटी या अपने इमोशंस को इन्फ्यूज नहीं करता है, बल्कि वो लैंग्वेज को इस तरीके से यूज करता है कि पोएम के अंदर जो इम्पर्सनल फीलिंग्स या इमोशंस वो हमारे सामने लाता है, वो हमें सारी मैनकाइंड के लिए कॉमन दिखते हैं। इलियट का एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जिसमें वो ये कहता है कि पोएम जो है वो कॉमन फीलिंग्स और इमोशंस का इम्पर्सनल फॉर्मुलेशन है। वो ये कहते हैं कि पोएम एक ऑटोनॉमी है, उसका एक ऑन्टोलॉजिकल, उसका एक खुद ही की एक अलग स्टेटस है। क्लोज रीडिंग, अगर हम इसकी बात करते हैं क्लोज रीडिंग की, तो क्लोज रीडिंग के अंदर ही हम ऑथर की जो इंटेंशन है या किसी रीडर की इंटरप्रिटेशन है उसको हम जान पाते हैं। अगर हम बड़े केयरफुली एग्जामिन करें, तब हम जो उसके अंदर ट्रू मीनिंग है हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्लोज रीडिंग कैसे होती है? इसमें 4 तरह की लिंग्विस्टिक डिवाइस यूज की जाती हैं। पहली है पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी, आयरनी और टेंशन। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है विरोधाभास। जब एक वर्ड के दो, या कोई वर्ड है, कोई इमेज है, या कोई घटना है, इसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं, तब हम उसे कहते हैं एम्बिग्विटी। जैसे कि आपने कई बार, हमारे यहाँ एक हलवाई की शॉप है, उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर शुद्ध वनस्पति घी से बनी जलेबी मिलती है। अब ये जो है ये एक तरह की एम्बिग्विटी है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स के अंदर क्या होता है कि हम कुछ फॉल्स अजम्पशंस ले लेते हैं, जिसके कारण जो हम बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जिस बिहेवियर को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस बिहेवियर के अंदर एक इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है। अगर आपने जॉन डन की सनराइजिंग पढ़ी हो, तो स्टार्टिंग के अंदर वो सन को अब्यूज करता है, वो कहता है अनरूली सन करके वो कहता है, और जब वो पोएम के एंड में आ जाता है तो वो कहता है कि लेट दिस 4 वॉल्स बिकम योर स्फीयर, कि अब तुम इन 4 दीवारों में चमको, यानी कि वो एक तरह से पैराडॉक्स की बात करता है। फिर है आयरनी। आयरनी के अंदर जो शब्द हैं
वो कुछ इस तरीके से यूज किए जाते हैं कि वो अपने एक्चुअल उनका जो मीनिंग है वो एक्चुअल मीनिंग से अलग हो जाता है। और लास्ट है टेंशन। टेंशन जो है वो कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो टेंशन का था ये एलन टेट ने दिया है और मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। वो ये कहते हैं कि टेंशन पोएम के अंदर एक्सटेंशन और इंटेंशन यानी कि टेंशन होती है। और वो कहते हैं कि जब किसी पोइट्री में कोई सस्पेंस आता है, कोई इमोशनल स्ट्रेन आता है, उसे हम टेंशन कहते हैं। इन चारों लिंग्विस्टिक डिवाइस का यूज कर कर वो क्लोज रीडिंग करते हैं और फिर वो उसके अंदर जो ट्रू मीनिंग है उसको सामने लेकर आते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है विमसेट और ब्रैडस्ले का। इनकी दो बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, द इंटेंशनल फैलेसी एंड द अफेक्टिव फैलेसी। मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से इसको देख लीजिए। इसके बाद में वो बात करते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी की। वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इंटेंशनल फैलेसी या अफेक्टिव फैलेसी की जब बात करते हैं, इंटेंशनल फैलेसी मतलब ऑथर की इंटेंशन को जानकर हम कोई वर्क को पढ़ते हैं। अफेक्टिव फैलेसी मतलब कि पोएम को लिखने का क्या उद्देश्य था, पोएम का हमारे पर इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ा। तो वो कहते हैं कि ये दोनों फैलेसी रिगार्डलेस है, हमें इन्हें कंसीडर नहीं करना है। ऑथर एक इंसान होता है, किसी वर्क को पढ़ते समय वो कुछ मिसिंग पॉइंट्स को छोड़ देता है जिसे रीडर रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो जब इन मिसिंग पॉइंट्स को ढूंढते हैं ना तो वो इसे बहुत इंटरेस्टिंग मानते हैं। रीडर को क्या होता है, टेक्स्ट की सेंटर यूनिटी को ढूंढना होता है, उसे उस यूनिटी को बनाने वाले सेंटर पॉइंट्स को ढूंढना होता है, जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी। क्रिटिक का जॉब या रीडर का जॉब क्या होता है कि वो पोएम की स्ट्रक्चर को देखता है और वो देखता है कि किस तरह इस पोएम में वो यूनिटी अचीव की है, और फिर वो ये बताता है कि किस तरह पोएम से ही मीनिंग हमारे सामने बाहर आ रहा है। वो न्यू क्रिटिक्स जो है वो रिलेटिविज्म या इंप्रेशनलिज्म को नहीं मानते। एज ए रीडर आपको टेक्स्ट से मीनिंग निकालना होता है, और टेक्स्ट से मीनिंग कैसे निकलेगा, आपके माइंड में जो इंप्रेशन है वो इंप्रेशन ही आपको कोई मीनिंग निकलवा कर देंगे। ये इंप्रेशन जो है, जो मेरे माइंड में इंप्रेशन है वो किसी दूसरे के इंप्रेशन से बनते हैं, क्योंकि ऐसा अफेक्टिव फैलेसी के कारण होता है। न्यू क्रिटिक्स तो ये कहते हैं कि पोएम के अंदर जो कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स हैं या वेरियस एलिमेंट्स हैं, हम उनसे मीनिंग को निकालते हैं। और ऑर्गेनिक यूनिटी ये कहती है कि एक पोएम के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सब के सब पार्ट्स इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। हर एक पार्ट उस पोएम के सेंट्रल आइडिया को या तो हेल्प कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, जिसके कारण जो पोएम के अंदर कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, फीलिंग्स या एटीट्यूड्स हैं वो सब हार्मोनाइज होकर एक होकर हमारे सामने आते हैं। और वो जो हम मीनिंग निकालते हैं वो मीनिंग हमारे इंप्रेशन के कारण निकलते हैं। अगर आप, और ये इंप्रेशन कैसे बनते हैं, इंप्रेशन अफेक्टिव फैलेसी के कारण बनते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, अब मूवी में हमारे सामने कॉमेडी आ रही है पर उसको देखकर लोग रोने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हंसना है कब रोना है। तभी तो आपने अगर ये कॉमेडी नाइट्स वगैरह कोई शो देखा हो तो वहां पे अपलोड का बटन होता है कि वो एक बटन दबा के कहते हैं कि हाँ अब आप ताड़ी बजाओ, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि कब हंसना है कब ताड़ी बजानी है। जब इसी तरह से फिल्म तो होती है ट्रेजेडी, लेकिन उस ट्रेजेडी को देखकर लोग क्या है, हंसने लग जाते हैं, कॉमेडी को देखकर रोने लग जाते हैं, ट्रेजेडी को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिल्म मेकर फिल्म तो हॉरर बनाते हैं, लेकिन लोगों को वो लव स्टोरी लगती है। जैसे कि फिल्म आई थी राज, उसके अंदर वो थी तो हॉरर मूवी, लेकिन लोगों को वो लव स्टोरी लगी। तो जितना ज्यादा से ज्यादा डीपली हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं हमें उतना ही डीप मीनिंग निकलता है। अब लोग क्या, वो ज्यादातर अपना ब्रेन यूज नहीं करते हैं, वो सरफेस मीनिंग निकालते हैं। जो ड्रीमी पीपल होते हैं वो डीपर मीनिंग निकालते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है,
इसके नेक्स्ट पार्ट पर वीडियो मैं फिर कभी लेकर आऊँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।